नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य कला संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी। आज हमारे बीच विशेष मेहमान और हमारे प्रेरणा स्रोत कथाकार उपस्थित हैं सूरज प्रकाश जी। आपके परिचय में जो कुछ हम कह रहे हैं, सच तो यह है कि वह सब कुछ कहकर हम अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि देर से लिखना शुरू किया, लेकिन इतना लिखा कि देर से लिखने का अब मलाल न रहा। यह हमारे जैसे पाठकों के लिए अवश्य ही एक सुखद अनुभव देता है। आपके लगभग 8 कहानी संग्रह हैं, 4 उपन्यास हैं, 2 व्यंग्य संग्रह हैं और शोध आधारित पुस्तक है लेखकों की दुनिया। इतना ही नहीं, अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने ख्याति लब्ध जो हस्तियां रही हैं उनकी जीवनी का अनुवाद किया। साथ ही लगभग 9 पुस्तकों का संपादन उन्होंने करके अपने संपादकीय व्यक्तित्व से भी हमें परिचित होने का मौका उपलब्ध कराया। इसके अलावा जिस पेशे से जुड़े रहे, उस पेशे के साथ भी अपनी ईमानदारी, सक्रियता और समर्पण को भी 6 पुस्तिका संपादन करके निभाया। इतना ही नहीं, गुजरात साहित्य अकादमी का सम्मान और महाराष्ट्र अकादमी का प्रेमचंद तथा राज्य स्तरीय सम्मान भी इन्हें उपलब्ध हुआ और 2009 में मुंबई की संस्था आशीर्वाद की ओर से सारस्वत सम्मान, वागीश सम्मान 2020 से भी नवाजे गए हैं। तो ऐसे आज रचनाकार हमारे बीच हैं। सच कहा जाए तो इनके परिचय में अधिक कहना और भी ऐसा महसूस होता है कि कम ही रह जा रहा है। तो स्वागत है सूरज प्रकाश जी को। नमस्कार। और एक विशेष परिचय देना चाहूंगा कि आज हम सूरज प्रकाश जी की कहानी लहरों की बांसुरी पर परिचर्चा करेंगे और परिचर्चा के पीछे जो कारण मुझे महसूस हुआ था वह 2017 में ही हुआ था, जब यह कहानी आई थी पत्रिका में और मेरी छात्राओं ने इनकी इस कहानी को पढ़ा और किसी छात्रा ने कहा था कि सर इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये कहानी कैसे बन गई। तो वह सवाल कि इसमें क्या होना चाहिए था उसी समय मेरे दिमाग में जगा और बार बार वह सवाल पूछता रहा। और जैसे जैसे विमर्श के नाम पर कहानियां, उपन्यास हम पढ़ते रहे, यह सवाल बना रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि यह मौका यदि हाथ लगा तो इस पर क्यों ना बात की जाए। हमारे साथ हैं हमारे अति परिचित और कहा जाए तो अपनी सोच और शैली से सहज ही किसी को भी मोह लेना तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रभावित कर लेने की सामर्थ्य रखने वाली डॉक्टर कंचन शर्मा जी हैं। आप मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऐसे बोर्ड रहे जिसमें इन्होंने अपने सेवा मूलक व्यक्तित्व का परिचय बड़े धैर्य के साथ दिया और इसके अलावा लाइफ मेंबर है कई संस्थाओं के। और विशेष बात रखी जाए तो इनके पब्लिकेशंस में लगभग 2000 से वे लगातार लगी रही और इनका काव्य संग्रह तालाब में कंकड़ है, जिसमें उन्होंने भूमिका को काव्य शैली में लिखा। मैं समझता हूं कि यह एक अनुपम प्रयोग है कि हमारी भूमिका ही कविता में हो। इसके साथ ही यदि हम यह देख पाते हैं कि हमारे
बीच हमारे साथ रहने वाली डॉक्टर कंचन शर्मा जी 2010 से विभिन्न सम्मानों से, पुरस्कारों से नवाजी गई हैं, जिसमें विशिष्ट साहित्य अकादमी सम्मान पंजाब कला साहित्य द्वारा है, तो कभी विद्या वाचस्पति सम्मान है, तो कभी लोकप्रियता सम्मान है श्रीलंका में प्राप्त, और कभी हिंदी ज्योति सम्मान उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका संस्था से। इस प्रकार हमारे बीच ऐसे लेखकीय व्यक्तित्व को पाकर हम अवश्य ही सपाट बयानी में गर्वित हैं। हमारे और एक साथी आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण जी, और इनके परिचय में इतना ही कहूंगा कि 2011 का एक राष्ट्रीय सेमिनार मैंने करवाया और उसका सबसे बड़ा उपहार मुझे कृष्ण कुमार जी के रूप में मिला, और आपने एक विशेष कार्य जो किया है शिवमूर्ति की रचनाओं पर एक पुस्तक का संपादन, वह विशेषकर शोधार्थियों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। हमारे बीच हैं सिलीगुड़ी की जानी मानी लेखिका, अपने काव्य से लेखकीय सफर को उन्होंने प्रारंभ किया, वंदना गुप्ता जी, लेकिन आज लेखन की हर विधा में अपनी पैठ बना रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने लेखकीय कार्यों को लेकर सम्मानित हुई हैं। इसके अलावा भी कई सम्मान से नवाजी गई हैं, आज हम उन्हें भी सुनेंगे। हमारे साथ है नूतन मिश्रा जी। आपका परिचय भले ही सामान्य हो, लेकिन हमारी सपाट बयानी के लिए आपने जिस तरह से सक्रियता दिखाई अवश्य ही एक प्रेरणा की तरह है। आप बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री एवं पत्राचार में मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं नूतन जी, और बिहार सिवान से मूलतः जुड़ी हुई हैं और फिलहाल पुणे में उनका निवास स्थल है। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। आप ग्वालियर में 95 FM में कार्यक्रम अधिकारी रही हैं और डिजिटल रेडियो का संचालन कर रही हैं, और इस प्रकार मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया की मुख्य धारा में शामिल होकर हमारे समय और समाज को समृद्ध कर रही हैं। और हमारे बीच बिल्कुल हमारी शोध छात्रा और शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव जी भी शामिल हैं, जो आज से नहीं कई महीने से सूरज प्रकाश जी की कई रचनाओं को पढ़ती रही हैं, और यह मौका बन पाया है कि हम आज इस रचना पर बात करें। पुनः अपने अतिथियों का सपाट बयानी में स्वागत है, और अब मैं इस रचना के मूल अंश का पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कथाकार सूरज प्रकाश जी से कि आप रचना के मूल अंशों का पाठ करें, ताकि हमारे जैसे पाठक श्रोता आपकी इस कहानी की स्थापना से, उसके प्रयोजन से हम परिचित हो पाए। हम नानी दमन पहुंच गए हैं। कई बरस बाद इस तरफ आ रहा हूं तो पता नहीं इस बीच कौन कौन से नए होटल खुल गए हैं। चेक करने के लिए मोबाइल निकालता हूं, लेकिन अंजलि जैसे अपनी ही धुन में कार चला रही हैं। कुछ ही देर में हम जजिया होटल की लॉबी में हैं। कार वैले पार्किंग के हवाले करके हम रिसेप्शन पर आए हैं। अंजलि ने मुझे बैठने का इशारा किया है। पूछा है मैंने, इस होटल के बारे में कैसे पता था? पहले कभी आई हैं? जी नहीं, हम आज ही पहली बार यहाँ आए हैं, और तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी कार में बैठे हुए ही हमने ऑनलाइन बुकिंग की है। मैंने राहत की सांस ली है। अंजलि की पसंद और सिस्टम से काम करने के उनकी तरफ तारीफ भरी निगाहों से देखता हूँ। कमरे में ही जाकर पता चला कि अंजलि ने कमरा न बुक करा के डिलक्स स्वीट बुक कराया है। रूम सर्विस स्टाफ के जाते ही अंजलि ने फिर मुझे हक किया है और
मेरे गाल चुटकियों में भरते हुए कहा है, ये पोर्शन आपका और मास्टर बेड, ये पोर्शन मेरा और मास्टर बेडरूम आपका, ताकि हम पास रहते हुए भी दूर रहें और दूर रहते हुए भी पास रहें। मैं भोलेपन से पूछता हूँ, जरा समझाएंगी दूर पास का यह मतलब? सिंपल, अगर तुम कमजोर पड़ गए तो मैं तुम्हें संभालूंगी और कमजोर नहीं पड़ने दूंगी, और अगर कहीं मैं कमजोर पड़ गई तो तुम मुझे संभाल लेना। मैंने अंजलि को दोनों कंधों से थामा है और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा है, और अगर हम दोनों ही कमजोर पड़ गए तो? अंजलि ने जवाब में मेरे कंधे दबाए हैं। मर्द हो ना, कमजोर होने की ही बात करोगे? ये क्यों नहीं कहते कि हम दोनों ही मजबूत बने रहें, और कितनी बड़ी बात होगी। वे मेरा हाथ थामे मुझे सोफे तक लाई हैं, हम बैठ गए हैं। मेरे हाथ अभी भी उनके हाथों में है। वे मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रही हैं, समीर, मैं यहाँ कमजोर होकर या कमजोर होने नहीं आई हूँ। मेरी बुरी फ्रेंड लिस्ट में तुम अकेले हो जिसने कभी भी कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं की है, वरना इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका बस चले तो फेसबुक पर पहले अपने फिर सामने वाले के कपड़े उतारने में एक पल की देर न करें। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, कहता हूँ कहती चलें। वे आगे कह रहे, मुझे और कुछ नहीं कहना, और देखें खिड़की से समंदर का नज़ारा कैसे। ये छोटा पोर्शन मैंने बताया, जो पूरी कहानी के सेंटर में ये बात आती है, कमजोर होना, कमजोर पढ़ना, या कमजोर ना होने देना, या कमजोर ना पढ़ने देना। और भी एक अंश है जो समय मिलता है मैं पढ़ता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, जो दोस्तों के बारे में, कि हम हमारे जिंदगी में बहुत कम दोस्त हों लेकिन अच्छे दोस्त हों, थोड़े से दोस्त हों, हम भरोसा करें उन पर और उनके साथ हम कंफर्टेबल महसूस करें। हम प्रकृति के साथ एकाकार हों। उसमें विस्तार से बताया गया कि हम नेचर के साथ हम कैसे तादाद में स्थापित कर सकते हैं, और नेचर के जरिए हम इंसानों से, दोस्तों से कैसे मेलजोल रखें। और है जी, कि एक कथाकार की हैसियत से आप बताएं कि इस रचना पर पाठकीय प्रतिक्रिया आपको कैसी मिलती रही। उसके बाद हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। मुझे इस कहानी के 1.5 लाख पाठक मिले हैं। 1.5 लाख छपने पर, प्रतिलिपि पर, वेबसाइट पर, अलग अलग जगह पर लोग फॉरवर्ड करते रहे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से 1.5 लाख पाठक मिले। और किसी लड़की ने इस कहानी को 40 बार पढ़ा था। उसे कहानी याद, मुझे याद नहीं, उसे कहानी पूरी याद है। दरअसल दो किस्म की प्रतिक्रियाएं मिली। महिलाओं ने इसे बहुत खुले मन से स्वीकारा और पुरुषों ने इस कहानी को नकार दिया। बहुत कम पुरुषों ने इस कहानी को स्वीकार किया या सराहना की। महिलाओं ने, शायद ही कोई महिला ऐसी हो जिसने कहानी को 1 बार पढ़ा हो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार पढ़ा, और घंटों मुझसे बात की कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो महिला पात्र को, जो इसके अंजलि पात्र है, उसे व्यक्ति के रूप में पूरे सम्मान के साथ, पूरे हैसियत जो उसकी है या उसकी जद्दोजहद है, उसके संपूर्ण सम्मान के साथ उसे मैंने पेश किया है। और ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। 2 बार ऐसा भी हुआ कि दो महिलाओं ने इसके आगे की कहानी लिखी, मुझे बताया कि हमने इसके आगे की कहानी लिखी है, हम आपको भेजना चाहते। ठीक है, उनकी अपनी कहानी थी, उनकी अपनी सोच थी, वो दोनों एक जैसे तो नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने जहाँ कहानी छोड़ी है उसके आगे बढ़ाने की गुंजाइश थी, और लोगों ने बढ़ाया। और जब भी इस कहानी पे बात होती है, इस कहानी को छपे 5-6 साल तो हो गए हैं, हर दिन मुझे 5-6 कमेंट्स मिलते हैं। लोग बताते हैं कि कहानी ने उनकी सोच में कितना बदलाव लाया, खासकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात पर, खासकर विश्वास वाली बात पर, खासकर एक दूसरे को मित्रता की उस आयाम तक पहुंचाने की बात पर।
कि देह से परे भी संबंध होते हैं और बेहतर संबंध होते हैं। अंतिम एक वाक्य आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक बात और बढ़ जाती है कि अगर देह ही दिखानी होती मुझे तो मुझे कहानी लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। कुछ लोग, जैसे आपने प्रश्न उठाया, कुछ हुआ नहीं, क्या होता? वही होता जो मैं दिखाता, तो कहानी मुझे लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। सारी कहानियां वही बात कह रही हैं। मुझे यही दिखाना था कि उसके परे भी कुछ होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम समाज से सोना लेकर गहने बनाकर लौटाते हैं। सोना लेते हैं और खूबसूरत गहने बना के लौटा देते हैं। तो जो भी हम समाज से लेते हैं वो लौटाते हैं। एक बात और भी कि समाज का सच जो हमारे आसपास का सच होता है वो अलग होता है और लेखक का सच अलग होता है। ये कहानी लेखक का सच है जो हमारे आसपास के सच से अलग है। हमारे आसपास का सच जो हमारी सोच को विकसित करता है कि कुछ होता तो अच्छा होता, ये सोच का सच है। लेकिन लेखक का सच क्या है? देह से परे भी संबंध होते हैं और बेहतर होते हैं और दूर तक चलते हैं। कथाकार, रचनाकार समाज से सत्य को वैसे ही लेता जैसे कि सुनार सोने को लेता है और लौटाता है तो गहने बनाता है। तो यह सूरज प्रकाश जी का अपना नजरिया और रचना दृष्टि रही है। तो सबसे पहले हमारे बीच हैं मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कंचन शर्मा जी। आपसे आग्रह है कि आप इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद अजय जी और नमस्कार सूरज प्रकाश जी। नमस्कार। इस कहानी के दो हिस्से हैं, पाठकों ने पढ़ा ही होगा। एक है अंजलि का वर्तमान और एक है उसका अतीत। अतीत में उसका ऐसा है अतीत कि वो नाबालिग रहती है और 14 वर्ष की उम्र में 14 वर्ष बड़े व्यक्ति से उसके शादी हो जाती है। ससुराल में प्रताड़ित होती है और फिर नितिन के सहयोग से पढ़ती है और आत्मनिर्भर बनती है आर्थिक रूप से। वर्तमान उसका है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, एक्स्ट्रा मॉड है, आत्मसंयमी है और भयमुक्त है। अब मैं अपनी दृष्टि रखती हूँ। देखिए, स्त्री विमर्श के नाम पर स्त्री देह की स्वतंत्रता की मांग को जिस रूप में परिभाषित किया गया है उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन इस देह मुक्ति का अर्थ जिस रूप में स्वयं महिला रचनाकारों ने रखा उसकी छाया इस कहानी में प्रतिबिंबित है। चांदनी रात में नंगे बदन छत पर होना, न्यूड होकर लहरों में उतरना या फिर कार में ब्रा उतारना, इसे आप एक्स्ट्रा मॉड या बोल्डनेस कह लें, लेकिन आधुनिकता मॉडनेस विचारों से, व्यवहार से इस प्रकार आती है तो फिर क्या कहना। फिर ऐसे में भारतीय कानून के अनुसार बहुत सी हरकतों पर हम पुरुषों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, आप अकेले में चाहे जो करें स्वतंत्र हैं। अब कुछ गंभीर बातों पर इस कहानी की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जिस अवधारणा को इस कहानी में अंजलि के एक्स्ट्रा मॉड व्यक्तित्व के द्वारा सामने रखा गया है वह सिद्धांत बड़ा सिद्धांत है। स्व की पहचान, स्वबोध। लेखक इसे डिफाइन भी करता है। इस परिभाषा के 3 बिंदु हैं। पहला है जीवन को रचनात्मक तरीके से क्रिएटिविटी के साथ जीना। लेकिन पूरी कहानी में रचनात्मक तरीके से क्रिएटिविटी के साथ जीती हुई अंजलि कहीं से नजर नहीं आती। दूसरा है क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करना। तो अंजलि क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से जीने की कोशिश अवश्य करती है, इसलिए आज वह आर्थिक रूप से स्वनिर्भर है। तीसरा बिंदु है वह ऐसी सोच रखता है कि वह जो काम कर सके उसे जरूर करे। तो फिर क्या यही एक्स्ट्रा मॉडनेस वह काम है जिसे अंजलि समझती है, वह कर सकती है और उसे जरूर करना चाहिए? फेसबुक चैटिंग और दोस्ती से एक स्त्री का इतना घनिष्ठ और एक्स्ट्रा मॉड व्यवहार अगर दिखाया ही है लेखक ने, तो फिर यह क्यों कि अगर तुम कमजोर पड़ गए तो मैं संभाल लूंगी और कमजोर नहीं पड़ने दूंगी, और अगर कहीं मैं कमजोर पड़ गई तो तुम मुझे संभाल लेना, और फिर हम दोनों ही मजबूत बने रहे तो कितनी बड़ी बात होगी। और फिर वही अंजलि कहती है
जानती हूं कि पास में युवा और खूबसूरत लड़की हो तो किसी का मन भी डोल सकता है। पता नहीं तुम खुद पर कैसे कंट्रोल कर पाए। क्या है यह? क्या एक पुरुष की परीक्षा लेने का खेल खेल रही है अंजलि? संघर्ष करके परिवार समाज से जूझकर स्वावलंबी होने वाली स्त्री का यह कैसा रूप है? वह न्यूड भी होगी, वह एक बिस्तर पर साथ भी होगी, पुरुष की छाती पर सिर रखकर सोएगी भी, वह स्वयं पुरुष से छेड़छाड़ भी करेगी, वह उसे चूमेगी, बाहों में भरेगी और फिर कहेगी कंट्रोल करो, और फिर पूछेगी कैसे कंट्रोल कर पाए। और पुरुष पुरुष भी नहीं महापुरुष बना रहता है। साधु पुरुष कहता है बहुत आसान था, कुछ तुम्हारी शर्तें, कुछ मेरी वैल्यूज, कुछ मेरे डर और कुछ तुम्हारे वैल्यूज। शर्तें और डर तो पूरी कहानी में व्याप्त है। शर्तें अंजलि की, डर समीर का, वैल्यूज कहाँ है? देह से परे भी दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है। अगर यह वैल्यू स्थापित करना था तो जीवन की लहरों को सौम्य खूबसूरत रखना था, तभी इस मूल्य का परीक्षण और स्थापना सही रूप में होता। अंजलि ज्वार की तरह समीर को अपने साथ बहा ले जाती है। समीर हतप्रभ ही रहता है, चौंकता रहता है। अंजलि की हरकतें उसे इतना भी सामान्य नहीं होने देती कि आकर्षण रागात्मकता में बदल सके। फिर अंजलि की दुख भरी दास्तां है। समीर कोई लफंगा या दगाबाज धोखेबाज प्रेमी तो है नहीं। जो कुछ गलत करेगा वह नौकरी पेशा मध्य वर्गीय साधारण पुरुष है, नॉर्मल इंसान है। जानने समझने में 2-3 दिन बहुत कम है। शारीरिक संबंध बनाने जैसी बात कहां से शुरू होगी? हाँ, आगे की मुलाकातों के रास्ते जो बंद नहीं हुए हैं कहानी में, तब की बात हो तो और बात है। अक्सर ज्वार जब उतरता है तो किनारे पर गंदगी छोड़ भी जाता है और किनारे की गंदगी समेट भी ले जाता है। उसके साथ होते ही जो गंदी सोच दिमाग में बनती है उसे बाहर ले जाने की कोशिश की है लेखक ने, और सफल भी हुए हैं। बहरहाल पुरुष को दैविक ताकत से भरने की कोशिश में लेखक अंजलि को तो एक्स्ट्रा मॉड लेखक ने बना दिया है, लेकिन स्वयं को भारतीय बनाए रखा और पुरुष को महान। यही कहानी अगर यूरोपीय भूमि पर होती, यही लहरें यूरोपीय जीवन समाज की होती, तो प्रेम की बांसुरी नहीं बजती, बल्कि चुंबन और फिर सेक्स से ही कहानी की इति हो जाती। अंतिम बात यह कि स्त्री और पुरुष दोनों को लेखक ने संभाला है और नई नारी के साथ साथ नए पुरुष को भी सृजा है। शरीर से संभोग से परे स्त्री पुरुष के संबंध को सामने रखकर समाज की आंखों से शक और रूढ़ टैबूज को चुनौती भी दी है, तोड़ा भी है। मित्रता की परिभाषा स्त्री पुरुष के बीच भी बांसुरी की मधुर संगीत की तरह जीवंत और रागमय है। यह स्थापित करने की कोशिश में स्त्री लेखक के हाथ से कहीं ज्यादा फिसल गई है और पुरुष महात्मा बन गया है। ना स्त्री सहज स्त्री रह गई है और ना पुरुष ही। कहानी इसलिए बहुत दूर तक असहज और अविश्वसनीय लगती है, और अगर इस कहानी को यथार्थ या सच का गल्प रूप मान लें तो फिर यह भयावह समय का संकेत है। पहले स्त्री प्रताड़ित थी, पुरुष हावी, अब संकेत स्त्री के हावी होने का दे रही है यह कहानी। यानी इन विमर्शों के बीच जिस स्त्री और पुरुष को रचनाकार गल्प में सृजन कर रहे हैं, उसमें समता का सिद्धांत धरा का धरा ही रह जाता है। एक पक्ष मदारी है तो दूसरा बंदर। लेखक डुगडुगी बजाएगा और दर्शक पाठक ताली बजाकर पैसा फेंकेंगे। समाज, समता और परिवर्तन की बात तो फिर बेकार ही है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात रही कि नई स्त्री को रचा तो एक पुरुष को भी रचा। यह अलग बात है कि उस स्त्री के प्रति और पुरुष के प्रति जो नजरिया रचनाकार का बनाया हुआ है, हम उसे कितना स्वीकार कर पाते हैं। कि अब मैं मनीषा जी की प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगा इस कहानी पर, कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मनीषा जी आमंत्रित हैं। मैंने इस कहानी को पढ़ा था। अगर मैं एक पाठक के तौर पे कहूं तो मैं कहानियों को आवाज देती हूँ।
मैंने बहुत सी कहानियों को आवाज दी है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी मुझे पढ़ते वक्त जो सबसे पहली फीलिंग में मुझे आई थी वो ये कि अ, हम दूर खड़े रहकर स्त्री के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी राय बना सकते हैं, लेकिन लेखक ने स्त्री के मनोविज्ञान को इतना करीब से कैसे जाना? ये मेरा सबसे पहला प्रश्न था कि अंजलि फेसबुक फ्रेंड है समीर की, और वो कितने हक से कहती है कि बस 3 दिन के कपड़े डालो और चलो हम चलते हैं। तो किस तरह से वो किस हक से अपनी इस जर्नी की शुरुआत करती है, और उस पूरी यात्रा में वो अपने कितने रंग, कितने परिचय देती है। हो सकता है कि कहीं पर जैसे अभी डॉक्टर कंचन जी कह रही थी कि पुरुष को महात्मा बना दिया और स्त्री थोड़ा सा फिसली जा रही है हाथ से, मुझे भी कहीं कहीं ये लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आज का दौर है, अगर हम उसमें महसूस करें तो कई बार आप ऐसा देखेंगे कि ये वास्तव में भी होता है। लेकिन उस फिसलते हुए भी उसने किस तरीके से हर जगह खुद को संभाला है, और जब वो अपनी रियलिटी बताती है कि उसने लाइफ में क्या देखा है और कहाँ से निकली है, तब चूंकि मैंने मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत काम किया है, तो इस कहानी से अगर मैं हट के सोचूं तो कई बार एक औरत इसलिए भी आजाद हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बंधी रहती है बहुत दिनों तक। मैं ये नहीं समझ सकती कि सूरज प्रकाश जी की इस विषय पर क्या सोच होगी, लेकिन हाँ, मैंने ऐसी कई लड़कियों के साथ काम किया है जिन्हें अगर बहुत बाधाओं में रखा जाए, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए, तो वो दुगनी तेजी से, दुगनी गति से उनको तोड़कर सामने आती हैं। तो शायद अंजलि का वो रूप भी मुझे इस कहानी में कहीं कहीं प्रतिबिंबित होता है कि जब वो किस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई की, किस तरीके से वो नौकरी के लिए गई, वो जब अंत में बिल्कुल कहानी के बताती है कि उसने कैसे कैसे दौर को पार करके वो यहाँ तक पहुंची है। लेकिन हाँ, हर वक्त वो जो समीर के साथ एक चुहलबाजी करती है कि खुद को कैसे संभाल रहे हो। जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी तो मैं आपको बताऊं कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए, क्योंकि आप इतना डूब जाते हैं उस कहानी में। और इस कहानी का सजेशन मुझे हिंदी की प्रोफेसर, ग्वालियर कमला राजा महाविद्यालय है, उसकी प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी शर्मा जी ने दी थी कि मनीषा, लहरों की बांसुरी तुम जरूर वाचन करना, कि इसका आप कोई निश्चित अंत नहीं देखते, कि आप ये नहीं बता सकते कि अब इस कहानी में यही होगा। हर मतलब इसको मैंने 4-5 भागों में इसका वाचन किया था, और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हर बार मुझे मेरे लिसनर्स ने यही पूछा कि अब क्या आगे होगा। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ये उत्सुकता रही कि जो तयशुदा अंत होता है कहानियों में वो उसमें नहीं दिखा। जैसे कि जब आखिरी में जब ये यात्रा खत्म हो रही है और वो कहती है, समीर कहता है कि तो आपका रूफटॉप गार्डन हमें कब देखने को मिलेगा? तो वो यही कहती है कि जल्दबाजी ना करिए श्रीमान, अभी तो इस जादुई यात्रा के तिलिस्म से बाहर आने दें। तो मुझे ये कहानी कहीं ना कहीं एक जादुई तिलिस्म सा भी लगी, जो आपके जो निश्चित मानदंड हैं किसी कैरेक्टर को देखने के, उसे थोड़ा सा ब्रेक करती है। मेरी अपनी एक पाठक के तौर पर यही राय है। बहुत शुक्रिया। यदि कोई बहुत अधिक प्रताड़ना में हो, जैसे कि यहाँ कहानी की नायिका रही है अपने पति और सास के नियंत्रण में, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो दर्शन जन्म लेता है, और यह भी कहती है कि उसका सबसे बड़ा सच सामने का पल है, वह क्षण है जिसे वह अपनी मर्जी से जी लेती है। और कई जगहों पर यह बात आती है कि जैसे 3 दिन बस अपनी मर्जी से जीना है। अब इस लिहाज से देखें तो नैतिकता की एक बात आती है, तो कहीं पढ़ने को मिला था कि जब नैतिकता का निजीकरण हो जाता है, तब प्रचलित नैतिकता को हम दरकिनार लगाते हैं और अपनी नैतिकता गढ़ते हैं। तो नायिका ऐसी नैतिकता गढ़ चली है, अब उसे हम कहां तक स्वीकार कर पाएंगे, कहां तक समाज में स्वाभाविक महसूस करते हैं, या कहां तक उसकी इस नैतिकता में भविष्य की संभाव्यता को भी हम महसूस कर सकते हैं। तो चले इस दिशा में, और अब हम
आगे प्रतिक्रिया लेंगे हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर वंदना गुप्ता जी। क्या आप अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। आपकी दो कहानियां मैंने पढ़ी, एक आपके जादू टूटना नहीं चाहिए और दूसरा लहरों की बांसुरी। मैं ये कहूंगी कि जादू टूटना नहीं चाहिए एक बहुत ही उम्दा कहानी जो कहा जाएगा, जो मानवीय गंध और मानवीय एहसासों के आधार पर जो है आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक प्रभाव छोड़ती है। और उससे आगे की कहानी मैं देखती हूँ जो है आपकी लहरों की बांसुरी, जहां पर आपने जो है दो प्रौढ़ मानसिकता के मित्रों को सामने रखा है और उसके आधार पर आपने कहानी सृजित की है या कहानी का सृजन किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर कहानी में कथा किस्सा गोई है, कहन है और बहुत सुंदर तरीके से आपने जो है कहानी की संरचना की है, परंतु कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दृश्य चित्र जो है आपने सायास जो है उसमें रखने का प्रयास किया है, जिससे कहानी बाधित होती है। और ऐसी कहानी मैंने एक वन इंडियन गर्ल चेतन भगत का उपन्यास पढ़ा था, इस तरह की स्थितियां उसमें भी आई थी, और ऐसी एक और कहानी मैंने पढ़ी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ, लगता है कि उसको जो है दोबारा रखा गया है, बट उसको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक बाना पहना के जो है उन स्थितियों को रखा है। कहानी में के कई कोण हैं और कई आयाम मतलब कई कोणों से जो है मैंने कहानी को देखा है। तो मुझे वो बातें बहुत सही लगी जहां आप लिखते हैं कि हम एक दूसरे को संभालेंगे, और ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम एक दूसरे से खुलते हैं और अपने पक्षों को रखते हैं और एक खुलापन रहता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं आती हैं उनके बीच, देह से परे जो कहते हैं कि एक और जहां है। तो वो चीजें आपने बड़े सुंदर तरीके से रखी हैं और बहुत ही क्या कहेंगे कि प्रभावात्मक हैं वो घटनाएं। लेकिन जो आपने सायास जो प्रयास किया है, कहानी चमत्कृत करती है लेकिन जो है मन को झकझोरती नहीं। और जैसे कहा कि कंचन जी ने कि वास्तव में आज की स्त्रियां जो है चाहती हैं कि मन और मस्तिष्क से उन्हें सम्मान मिले, उस देह से नहीं जिसमें हमारा मन और मस्तिष्क रहता है। तो आपने ये भी प्रयास किया कि मन और मस्तिष्क से जो है उसे सम्मान देने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी आपने जो मैंने कहा कि देह को रखा है, वहां मुझे कहानी कमजोर नजर आई। और देखिए लेखक जो है अपने समाज का पर्यवेक्षक होता है और उन जिसको वो देखता है, जिन स्थितियों को वो रखता है। और आज की दुनिया में जो है फेसबुक फ्रेंड के माध्यम से बहुत ऐसे रिश्ते बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं कि जहां पर आज हमारे आत्मीय रिश्तों में अजनबीपन आ गया है, वहीं हम अजनबियों की दुनिया में आत्मीयता ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं एक जीने का साधन या जीने का आयाम मिल जाता है। जैसे कि आपने पहली कहानी मैंने आपको कहा कि जादू टूटना नहीं चाहिए, और वास्तव में आपने जो एक एक चीज दिखाई, उसका बदलाव दिखाया और चीजों के प्रति उसका रुझान दिखाया, जीने का एक नया आयाम मिला उसे, और वो उसके जो एहसास है छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो है क्या कहेंगे बारीकियां जो है आपने उसमें डाली हैं, और वास्तव में लगता है कि वो कहानी इतनी प्रौढ़ और इतनी सशक्त है छोटी होने के बावजूद भी, और उसमें कहीं भी कोई चीज खटकती नहीं है मुझे। लेकिन ये जो कहानी है इसमें जो आपने दृश्य रखे हैं उसमें थोड़ा सा खटकाव होता है। और एक अगर दोस्ताना दृष्टिकोण से ये कहानी देखी जाए तो मैं कहूंगी कि बहुत प्रौढ़ कहानी है, और उसके जो संवाद है जहां जहां आपने रखा, अंतिम जो संवाद आपने रखा है, वहां कहीं ना कहीं एक एहसास होता है और एक नैतिकता की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है साहित्यकार की। तो वो जो अंतिम वाक्य आपने रखे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और एक कहानी को नया मोड़ दिया है कि कहानी का एक अलग पहलू जो है उसमें दिखाई देता है। जैसे कंचन जी ने कहा कि हाँ आपने अंजलि को बहुत बोल्ड दिखाया। मैं नहीं समझती हूँ कि मेरठ जैसे शहर में रहने वाली स्त्री जिसका विवाह छोटी उम्र में हो जाता है और उसकी सोच उतनी बोल्ड हो सकती है, मेरे ख्याल से इतनी बोल्ड सोच जो है उसकी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कुछ स्थितियां खटकती हैं और बाकी मुझे कहानी
सारे जो जिस दृष्टिकोण से, अगर दोस्ताना दृष्टिकोण से देखें, फेसबुक फ्रेंड के दृष्टिकोण से देखें, उसके अंदर की जो कमियां है उसको जो पूरा करने का प्रयास करती है, या उसका जो पुराना दोस्त है उस दृष्टिकोण से देखें तो वो अपने आप को संभालती है और खुद को जो है संभालने के साथ साथ, लेकिन आपने कहीं भी उसकी माँ का पक्ष नहीं दिखाया, उसकी जेठानी उस बच्चे को रखती है। दूसरी बात, वो एक कुछ बच्चों को पढ़ाती है, रचनात्मक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे नए काम करती है कि वो स्त्रियां जिनमें वो कमी रह जाती है वो पूरा करने का प्रयास करती हैं। वो मनोविज्ञान, एक लॉजिक जो आपने रखा है वो मेरी समझ में नहीं आया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने एसोसिएट प्रोफेसर साथी डॉक्टर कृष्ण जी को कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें प्रस्तुत करें। पुरुष की तरफ से इस कहानी की कुछ अच्छाइयां गिना दी जाएं, मुझे लगता है ये बेहतर होगा। देखने की अपनी दृष्टि हो सकती है, रचना को सबकी अलग अलग होगी, तो लेकिन लेखक ने जो अभी इसी आयोजन में 2 आत्म स्वीकृतियां की हैं, मुझे लगता है हमें उनको केंद्र में रख करके बात करनी चाहिए। एक तो यह है कि हम सोना लेते हैं और गहने गढ़ कर देते हैं, लेखक सोना लेता है और गहने गढ़ देता है, गढ़ के देता है। और दूसरा यह है कि ये कहानी समाज की कहानी नहीं है, लेखक की कहानी है। यानी लेखक ने खुद स्वीकार कर लिया है कि ये टाइप्ड चरित्रों की कहानी नहीं है, कि भारत में स्त्री पुरुष के मध्य की जो दूरियां हैं, जो जड़ताएं हैं, जिस तरह का मानस तैयार है हम, और जिस तरह के सारे संकट इन संबंधों को लेकर के हैं, उन पर एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी कथ्य की दृष्टि से, मैं उसका ट्रीटमेंट कैसा है, उसमें उन्होंने घटनाओं का सृजन कैसे किया है, इसके बजाय मैं पहले तो उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस कथ्य को चुना और जिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध की बात उन्होंने स्त्री के संदर्भ में की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय की, और खास करके जब दैहिकता तमाम संचार माध्यमों के द्वारा इतनी जो है ज्यादा रेखांकित की जा रही हो, इतनी ज्यादा परोसी जा रही हो कि तमाम निकट संबंधों में भी अब लोग जो है दैहिक संबंधों की स्थिति तक चले जाने की से तमाम ऐसी सूचनाएं, तमाम ऐसे समाचार मिलते रहते हैं। वैसे समय में एक रचनाकार इस चीज को रेखांकित करता है। मुझे याद आता है कि छायावाद के संदर्भ में कहा गया था कि बहुत बड़ी खासियत थी इस आंदोलन की कि यहाँ देवी माँ सहचरी प्राण स्त्री को माना गया, केवल जो है देवी नहीं माना गया कि सहचरी और प्राण के रूप में भी माना गया। तो ये कहानी उससे कितना आगे जाती है और बहुत बेहतर ढंग से जिस चीज को रेखांकित करते हैं सूरज प्रकाश जी, मुझे इस दृष्टि से इस कहानी को देखने की इच्छा हुई कि ये औरत ही हर बार कई भूमिकाएं अदा करती है, बहन, बेटी, पत्नी, माँ, वही देवी माँ सहचरी प्राण। लेकिन मेरे सीने में बच्ची की तरह लगकर सोई अंजलि के लिए मैं आज पिता या भाई की भूमिका निभा रहा हूं। गजब! वास्तव में मैं नहीं जानता कि हिंदी साहित्य में, उपन्यास में, कहानी में, कविता में कहां ऐसे संबंध रेखांकित किए गए हैं, कहां इस तरह का संदर्भ आया है कि एक पुरुष, जो चीजें कहानी में नहीं है उनकी बात तो अलग है, जो चीजें कहानी में है हमें उसे भी रेखांकित करना होगा। कि मैं नहीं जानता कि कहां इस तरह का संदर्भ, स्त्री तो निश्चित रूप से माँ, बहन, बेटी तमाम भूमिकाओं में वो नजर आती है, लेकिन एक पुरुष इस तरह से इस भूमिका में नजर आता है कि वो जब अकेली स्त्री के साथ, जहां कोई पारिवारिक संबंध या ऐसा नहीं है, वैसे मित्र है, और वैसे समय में एक पुरुष, वो भी नशे में धुत पुरुष जो है इस तरह की स्थिति में है कि वो कह पा रहे हैं इस बात को कि मैं जो है भाई या जो है पिता की भूमिका में हूं। मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण और बड़ी बात है, और वही कि देश से परे जाने की ही बात है इसमें,
देह की बात तो कोई भी कर से बड़े आराम से, जिस तरह के संदर्भ हैं यूरोप नहीं कहीं के भी कंचन जी ने जिस बात को रेखांकित किया, वास्तव में सामान्य पाठक की तो यही उम्मीद होती है, सामान्य या मानस में यही तो चल रहा है। जब हम दो बात केवल हंस करके बात करने दो लोग, तो हम मान लेते हैं इनके अंदर कोई विशेष संबंध है। हम के कहीं दो अकेले लोगों के बारे को इकट्ठा देख लेते हैं एक छत के नीचे, तो हम मान लेते हैं युवा लोगों को, या जो है तो हम मान लेते हैं इनके बीच कोई संबंध है। वैसे समय में यह बात कर पाना कि देह से परे भी दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, तो इस निश्चित रूप से इन संदर्भों को देखा जाना चाहिए। और ये कहानी के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कहानी बहुत बेहतर ढंग से इन चीजों को इसमें रेखांकित किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये रेखांकन का जो सलीका, जो घटनाएं, वैसे सूरज प्रकाश जी जैसे लोग प्रायः इस उम्र के लोग गाली देते हैं फेसबुक को, सोशल मीडिया को, प्रायः कि इसने बर्बाद कर दिया, इसने सारा कुछ बेकार। मेरे तमाम पूजनीय हैं जो इसको कहते हैं कि बहुत बेकार चीज है, एकदम बेकार चीज है। वैसे में उस फेसबुक का इस तरह से उपयोग करके, उनके माध्यम से विकसित संबंधों का इस तरह उपयोग करके उन्होंने जो कहानी रची वो महत्वपूर्ण है। लेकिन एक लेकिन लगा ही देता हूं कि जिस तरह से हम तो तथाकथित हिंदी भाषी लोग हैं ना, हम तो तथाकथित सामंती परिवेश में पले बढ़े लोग हैं ना। स्त्री का शराब पीना, स्त्री का इस तरह से सिगरेट पीना, या इस अवचेतन में कहीं स्वीकार्य है, अर्जित बुद्धि के माध्यम से स्वीकार्य है। लेकिन हमारा जो संस्कार है ना, उसे लगता है कि अगर यही बातें थोड़ा सा कुछ एक्टिविस्ट किस्म के लोग होते, थोड़ा सा कुछ जो है संजीदे किस्म के लोग होते, थोड़ा सा कुछ ऐसा होता कि वो बड़ी बात, कुछ अध्यापक प्रोफेसर लोग होते दो, या इस जो बड़ी बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते, वहां तो ये बातें की जा सकती थी और वो यथार्थ के धरातल पर कर रहे होते। लेकिन बड़े होटल में इतनी वाइन, इतना बियर और इतना जो है समुद्र, और उसमें जो है नग्न स्नान, ये सारी चीजें जब इस एक्चुअलाइजेशन के साथ आ जाती हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा संकट होता है। अगर यही चीजें थोड़ा सा बौद्धिक रूप में आती, और ये जो ये लेखक को बिल्कुल नहीं वैसा करना चाहिए, लेखक मानता है कि वो अपने ढंग से उस चीज को रेखांकित कर रहा है, लेकिन एक सामान्य आलोचकी बुद्धि जिस चीज को, अर्जित बुद्धि जिस चीज को रेखांकित करना चाहती है, उसको लगता है कि समाज में बेहतर जो संदेश जाता, उसमें वो ज्यादा बेहतर होता कि ऐसे संबंध ठीक है, कथ्य के धरातल पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस कथ्य के साथ एक विशेष वर्ग, एक इलीट क्लास, जो कि सामान्य भारतीय जनता की बात नहीं है, सामान्य भारतीय युवा युवती की बात नहीं है, सामान्य भारतीय नागरिकों की बात नहीं है। इसलिए ये कहानी महत्वपूर्ण होते हुए भी भले 1.5 लाख लोगों ने पढ़ा हो इसे, मुझे लगता है कि उस दृष्टि से इस कहानी को, जो हमारा एक पारंपरिक तरीका सोचने का है, उसमें ये फिट नहीं बैठती। आज के समय की मुझे लगता बहुत बड़ी जरूरत है, जहां चारों तरफ आइटम नंबर्स की धूम हो, जहां चारों तरफ दैहिकता प्रभावी हो, वैसे समय में घोर दैहिकता के मध्य, घोर तमाम अवसरों के मध्य भी एक रचनाकार इतनी संजीदगी के साथ इन संबंधों को रेखांकित करता है। मुझे लगता है इसके लिए सूरज प्रकाश जी की प्रशंसा करनी चाहिए। अब मैं बढ़ रहा हूं, हमारे साथ उपस्थित, हमारे लिए पहली बार हमारी मुलाकात है नूतन मिश्रा जी से। आपसे आग्रह है कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। सर, सूरज कविता, मैं इसको देखती हूँ चार स्तर पे मैं देखूंगी कहानी को। कथानक की दृष्टि से अगर हम देखें तो कथानक की दृष्टि से ये सहज भाषा है, जोड़ अंत तक पाठकों को जोड़ के रखती है कहानी, और इसकी भाषा सरल है, जिससे कि और युवा वर्ग, अगर मैं युवा हूँ तो युवा वर्ग के उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो कहानी युवाओं को भी उतना ही प्रभावित करती है, युवा भी इस कहानी में उतनी ही रुचि ले रहे हैं।
और जो प्रतिलिपि पे जो टिप्पणियां हैं वहां अगर देखते हैं कहानी वहां भी है तो वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में युवाओं की ही टिप्पणियां हैं कहानी को लेके और उनकी रुचि है कहानी, मतलब कि युवाओं के स्तर पे भी देखें तो कहानी लोगों को पसंद आ रही है। और युवाओं को ये कहानी ये मैसेज देती है कि खासतौर पे लड़कियों के लिए, इसलिए शायद लड़कियों ने और या महिलाओं ने इसे ज्यादा पसंद किया है क्योंकि एक सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। बेमेल विवाह हो या कम उम्र में शादी हो तो रोना झिकना कि नहीं अब इसी में मेरी जिंदगी कट जाएगी, ये मैं क्या करूं, इस तरह से नहीं सोच के वो सपने देखती है, उस सपने को पूरा करती है और अपने शर्तों की जिंदगी जी रही है। तो ये एक कहानी मैसेज देती है कि हाँ अपनी शर्तों पे जिंदगी जी सकते हैं। आप एक सपने देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। इस स्तर पे यहाँ इस दृष्टिकोण में भी कहानी बहुत अच्छी लगती है और यहाँ युवाओं के लिए भी ये मैसेज है। स्त्री विमर्श के रूप में देखें तो स्त्री विमर्श में जो या उत्तर आधुनिक जो स्त्री विमर्श है उसमें एक है कि बोल्ड महिला है या वो शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, तो यहाँ वही उसकी आधुनिकता है या फिर बहुत सारे लोगों से संबंध है। तो यहाँ भी स्त्री विमर्श के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है क्योंकि ये एक बहस का मुद्दा देती है कि क्या जो देह ही है, जो कि स्त्री विमर्श में ये हमेशा पॉइंट होता है कि देह से परे या देह के साथ, तो इसके लिए भी कहानी महत्वपूर्ण विमर्श का पॉइंट बनती है कि क्या मतलब कोई भी जो महिला और पुरुषों के बीच जो रिश्ते हो वो क्या उसके बीच में देह जरूरी है या देह से परे भी रिश्ते हो सकते हैं। तो इस स्तर पे भी ये कहानी एक अच्छी कहानी बनती है और आलोचना के लिए भी, आलोचकों की दृष्टि में भी ये कहानी अभी 4 साल लगभग हो गए हैं कहानी को, तो ये हमेशा आलोचना के लिए भी एक बेहतर कहानी बनेगी क्योंकि ये जो अभी सब लोगों ने कही कि मुझे कहानी पसंद नहीं आई या पसंद आई, जो भी उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे, तो ये हमेशा ही चर्चा का विषय अभी तक कहानी इसलिए है क्योंकि ये अलग ही रिश्ते की बात करती है। उस लेवल तक सोचना भी कि हाँ अगर है तो रिश्ते इसके परे भी हो सकते हैं। इस दृष्टि से भी ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी भी ये पाठकों की पहली पसंद बनी हुई है। मतलब जो प्रतिलिपि का सर्वे है उसमें भी ये कहानी 20 कहानियों में 7वें या 8वें नंबर पे है ऐसे। तो मुझे ये कहानी एक युवा पाठक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। सपनों को अब एक ही जो कहते हैं एक ही लाइफ है, तो अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ को जीना, उसमें किसी का रोक टोक नहीं हो, किसी का थोपा हुआ रूल ना हो कि ना ये आपको यही करना है, उससे उस लेवल की उस स्तर की ये बात करती है कि और सबसे एक और अच्छी बात है सर की कहानियों की, स्त्री मनोविज्ञान की छोटी छोटी चीजों के माध्यम से सर ने दिखाया है कि कैसे ये मतलब एक महिला क्या अगर बोल्ड होती है या उस इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है तो क्या कर सकती है, या कैसे छोटी छोटी चीजों को वो कैसे एंजॉय करती है। और प्रकृति से जो यहाँ कहानी में बहुत जगह जो प्रकृति से जो कनेक्शन है वो भी एक अच्छा बन पड़ा है कहानी में। तो मुझे एक पाठक के रूप में पूरी तौर पे ये कहानी पसंद आई। हर उसके मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से मैंने देखा कि एक स्त्री विमर्श के रूप में अगर देखती हूँ या एक आलोचक इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, या मैं युवा पाठिका हूँ तो उनके लिए क्या है कहानी में जिससे कि वो आकर्षित होंगे कहानी को पढ़ने के लिए, या किसी भी कहानी में रुचि कथानक और उसके जो भाषा होती है भाषा की सरलता होती है तो उस स्तर पर देखे तो भी कहानी बांधती है जी। तो यहाँ जो बातें खासकर उभर कर आई कि स्त्री इतनी प्रताड़ना के बीच सपने देखती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जरिए अपने लिए एक नैतिकता गढ़ती हैं, अपनी शर्तों पे जीवन जीती हैं। और दूसरी बात है कि आलोचकों के लिए यह कहानी हमेशा एक चुनौती
देने वाली महसूस होती है। तो हम आगे चलते हैं और हमारे बीच हैं शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव जी। आपसे आग्रह है कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। जी नमस्कार। मैं इस कहानी पे कई बिंदुओं को रखना चाहूंगी, जैसा कि अभी मैंने सुना भी और जो पढ़ के मेरी जो धारणा बनती है। सबसे पहले तो मैं इसमें स्त्री के एक सामाजिक प्रतिरोध को इस कहानी में देखती हूँ, क्योंकि जो एक परंपरागत मान्यता रही, जो नैतिकता रही, उसे तोड़कर वो अपनी मर्जी से अपने लिए समय निकाल रही है, अपने अनुसार जीवन जी रही है। तो इसे मैं एक नजरिए से देख रही हूँ। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर जो अधिकतर देखा गया है कि स्त्री पुरुष अगर साथ में रहेंगे, भावनात्मक संबंध विकसित होगा तो वो दैहिक संबंध में भी आगे बदल सकता है। लेकिन ऐसा इस कहानी में नहीं होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसे एक उपलब्धि नहीं कह सकती। उपलब्धि इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर उनके बीच ये संबंध नहीं बनता है जैसा कि कहानी में, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से घटित नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से घटित तब होता जब दोनों के अंदर इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन यहाँ पहली रात पुरुष के अंदर भी इच्छा उत्पन्न होती है और दूसरी रात स्त्री के अंदर भी, लेकिन इसके बावजूद वो संबंध नहीं बना रहे। यानी एक प्रगतिशील स्त्री दिखाया गया है अंजलि को। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात भी करती है, जिसमें कहा गया है कि हमें एक उसका अतीत रहा है, उस अतीत से वो निकल कर आई है। तो वो कहती है कि एक आत्मबोध के कारण, और यह आत्मबोध है जिसमें हम सहज तरीके से अपने जीवन को जी पाए। लेकिन देह के स्तर पर वो आतंकित है, दैहिक रूप से वो अभी इस आतंक से मुक्त नहीं है, क्योंकि वो समीर से कहती है, अंततः वो समीर से कहती है कि अगर हम इस देह की गली में, अंधी गली में घुस गए रहते तो फिर इससे बाहर निकल नहीं पाते। तो इसीलिए ये जो संबंध नहीं बनता, ये मेरे लिए कुछ स्वाभाविक ना होकर एक दबाव रहा, एक नैतिकता का दबाव कहें या परंपरा का दबाव कहें या देह मुक्ति, इसे हम नहीं कह सकेंगे, देह का एक आतंक बना हुआ है। दूसरी बात मैं जो यहाँ देखती हूँ पुरुष के संदर्भ में, पुरुष इस कहानी में बड़ा उपेक्षित नजर आता है। और नहीं तो मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं कथाकार की चिंता आज के मध्यवर्गीय पुरुष के प्रति है। सबसे पहले तो मैं उपेक्षित इसीलिए कह रही हूँ पुरुष को, क्योंकि एक स्त्री आती है, उसे कहती है अपने साथ जाने, वो जाने को तैयार हो जाता है। फ्रंट सीट पे बैठकर वो बड़ा चेंज कर रही है, उसके बाद हाईवे पे उसे उतार कर उससे गले मिल रही है, और पुरुष सारी चीजें उसके अनुसार कर रहा है। अगर स्त्री ये सारी चीजें जब कर रही है तो वो प्रगतिशील है। लेकिन अगर पुरुष इसमें से सारी चीजों को हम छोड़ ही दे, एक भी चीज अगर खुद से आगे बढ़ता तो उस पर एक चरित्र हनन का आरोप या चरित्रहीनता का आरोप लग ही जाता। और मुद्दे की बात जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा लगी इस कहानी में, मैं सर से बताना चाहूंगी कि वो लोग जब होटल में ठहरते हैं तो अंजलि समीर का संस्कार कर रही है कि अगर मैं बहक जाऊंगी तो तुम मुझे संभाल लेना, तुम बहक जाओगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। और उस पर वो जब प्रतिक्रिया देता है, अगर हम दोनों बहक जाएं तो वो कहती है मर्द हो तो ऐसे ही बोलोगे। उसे तपाक से उत्तर मिल जाता है कि मर्द हो तो तुम ऐसा ही सोच सकते हो। और जब वो इससे बचना चाहता है, यानी सोच से वो बचना चाहता है, इसीलिए जब दूसरी रात को वो वापस नग्न होकर नहाने जाना चाहती है, जो भी करने समुद्र में उतरना चाहती है, तो उसे रोकता है ताकि वो अपने आप वो कहीं ना कहीं खुद को रोके। तो ऐसी स्थिति में उसे उस समय भी जवाब मिल जाता है कि मर्द हो तो सहन नहीं कर सकते। यानी अगर रोकने जाए तो वो एक रूढ़िवादी पुरुष में बदल जाएगा, और अगर सामने से व्यक्त करने जाए, सामने से स्त्री जो जिन इच्छाओं को रख रही है उसमें अगर वो एक कदम भी अपनी मर्जी से आगे बढ़ा तो सीधे उस पर उसे तपाक से जवाब मिलेगा कि मर्द हो तो बहकने की ही बात कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं आज के मध्यवर्गीय या उच्च मध्यवर्गीय परिवार के पुरुष को दिखा रही है, क्योंकि पुरुष की स्थिति को दर्शा रही है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम मीडिया में देखे, सोशल मीडिया में देखे, या फिर हम जो नायिका वगैरह है वो भी देखे, जैसे यहाँ नायिका नग्न होकर आ जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे कि कंचन मैम ने कहा कि पुरुष के अंदर एक दैवीय शक्ति, तो मैं कहूंगी आज के मध्यवर्गीय पुरुष के अंदर एक दैवीय शक्ति है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहा है स्त्री को किसी ने ऊपर नहीं पहना है, किसी का बीच से फटा हुआ है, किसी का नीचे से निकला हुआ है, लेकिन फिर भी वो तो दैवीय शक्ति के कारण ही कहीं ना कहीं अपने आप पे कंट्रोल करके है या फिर अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहा है। तो मैं इस चीज को यहाँ, मैं मतलब इस कहानी को दो रूप में मूल रूप से देखती हूँ। एक तो यहाँ पे देह के आतंक से प्रगतिशील होकर भी देह के आतंक से ये कहानी मुक्त नहीं है, क्योंकि एक डर है कि अगर दैहिक संबंध बन गया, वो स्वाभाविक नहीं है, यहाँ एक डर है कि दैहिक संबंध बन गया
तो उसके बाद हम ये फिर जैसा संबंध है वैसा नहीं रह पाएगा। और दूसरी चीज यही मध्यवर्गीय पुरुष या उच्च मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय परिवार के पुरुष की नियति को ये कहानी दर्शा रही है कि हाँ, आज वर्तमान में स्त्रियां जो भी करे उसे अपने पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इस स्थिति को ये कहानी दिखा रही है। फिलहाल मेरी एक जिज्ञासा यहाँ जुड़ती है, जैसा कि प्रियंका ने कहा कि हम देह के आतंक में हैं। स्त्री विमर्श में मुक्ति का प्रथम चरण माना गया है देह को। अर्चना वर्मा ने भी लिखा कि स्त्रियों के लिए सारी समस्याएं शुरू होती है तो देह से। राजेंद्र यादव ने कहा कि पहली मुक्ति यदि आत्मा को मिलनी चाहिए तो वह देह से। तो यहां यदि मुक्ति की बात आज हम करते हैं विमर्श में, तो यहां मुक्ति नहीं बल्कि देह से पलायन है। पलायन कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुमारगिरी चित्रलेखा में हम देख रहे हैं कि कैसे पलायन कर गया था और भ्रम था कि उसने दुनिया को जीत लिया, लेकिन चित्रलेखा के सामने आते ही उसकी क्या स्थिति हुई। तो यह एक बात आती है कि देह से आतंकित है पुरुष ज्यादा, कि यदि एक गलती भी कर लें तो हमारी सारी इज्जत धूल में मिट जाएगी। पुरुष को यह आतंक है कि एक गलती भी हो जाए तो, लेकिन यहां स्त्री को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तहत जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, वहां तो लगता है जैसे कि उसके लिए देह कोई मायने नहीं है। हो सकता है। तो तमाम बातें आई और इन बातों के बीच में अपनी ओर से सिर्फ एक बात जोड़ता हूं कि नई नैतिकता की बात रामविलास शर्मा ने की, मैत्रेयी पुष्पा ने भी की, और यहां मैं समझता हूं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तहत यहाँ की नायिका अंजलि भी अपनी नैतिकता खुद गढ़ रही है। अपनी नैतिकता खुद गढ़ने में ऐसा क्या लगता है कि हम किसी नए मूल्य का निर्माण कर रहे हैं? यदि नैतिकता मूल्य नैतिकता के बाद की स्थिति है और कानून के पहले की स्थिति, इसलिए मूल्य को केंद्र में रखें, तो फिर अंजलि और यहाँ नायक के बीच जो संबंध है वह किस तरह से संबंध को मूल्य प्रदान करने वाले हैं। यह इसलिए और भी चिंता की बात है कि आज सोशल मीडिया में ऐसे संबंध स्त्री और पुरुष की जरूरत बनते जा रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक स्त्री यदि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहती है तो 1000 बार सोचती है, और एक पुरुष भी यदि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता है किसी स्त्री को, यदि वह समझता है इस कथा के नायक की तरह की एक भी गलती हुई तो सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, तो वह नहीं भेज पाता है। यहां भी आतंक है। तो इस आतंक से हम कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि कहानी मुक्ति की ओर कम और एक आतंक में जाकर समाप्त हो रही है। तो इन सारे संदर्भों को लेकर हम कथाकार को सुनेंगे, और आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं सूरज प्रकाश जी को कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैंने सबकी बातें सुनी और मुझे किसी की बात से इनकार नहीं है, क्योंकि कहानी लिखी जा चुकी है और उसे मैं रीराइट नहीं कर सकता। 2-3 बातें मैं अपनी तरफ से कहूँगा। सोशल मीडिया से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं इसे बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। बेशक सोशल मीडिया आभासी है, उसके पीछे के चेहरे असली हैं, हम आप असली हैं, बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। मैंने 2 उपन्यास और 6 लंबी कहानियां फेसबुक से आए चरित्रों पे लिखी हैं। मेरा एक उपन्यास है नॉट इक्वल टू लव, जो चैट उपन्यास है। पूरा उपन्यास ही चैट में है उसमें, और जितनी भी शर्तें उपन्यास की मानी गई हैं वो सब चैट में पूरी होती हैं। वो बहुत लोकप्रिय उपन्यास रहा। उस पर 2 लड़कियों ने एमफिल किए और 2 एमए की छात्राओं ने शोध प्रबंध लिखे। मैं इसे फेसबुक को बहुत पॉजिटिव मानता हूँ और 6 लंबी कहानियां वहाँ से आई हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर कृष्ण साहब कह रहे थे कि थोड़ी दारू कम होती, थोड़ी शराब कम होती, थोड़ा ये कम होता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी नायिकाएं अगर अपने जीवन में शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो मेरी कहानी में आकर वो गन्ने का रस नहीं पिएंगी। अगर मैंने उनको, जहाँ से मैंने उनको लिया है जीवन में,
जीवन से कहानियों में लिया है, अगर वो शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, बात कर रही हैं, या उछलकर नहीं खुले तौर पे कोई बात कर रही हैं, जी रही हैं जीवन को, तो मेरी कहानी में आके तो वो गन्ने का रस नहीं पिएंगी ना, वही पिएंगी जो पी रही है। मैं यहाँ राही मासूम रजा वाली बात कहूँगी, अगर वो मेरे जीवन जिस जीवन से मैंने कहानियां उठाई हैं, वो पात्र अगर गाली गलौज वाली भाषा में बात करते हैं, तो यहाँ रामायण की चौपाइयां तो नहीं बोलेंगे ना। तो यही बात मेरे साथ भी थी कि जो जहाँ से मैंने पात्र उठाए हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता था उनके साथ कि भैया एक ही पैक पीना, दूसरा पैक मत पीना। हाँ, जो कुछ घटनाएं आपको लगता है कि ज्यादा हो गई हैं या असहज हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कहानी नायिका की है, नायक की कहानी नहीं है। नायक उसके कैरेक्टर सप्लीमेंट कर रहा है, उसके चरित्र को विमर्श के जरिए कह रहे हैं, कैसे भी करें, वो नायिका की कहानी है मूल रूप से, उसके संघर्षों के पहले वाले और बाद वाले। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी भारतीय नारी के, किसी भी देश की नारी की आज़ादी दो किस्म की होती है, घर के अंदर की आज़ादी और घर के बाहर की आज़ादी। अगर कोई महिला घर के अंदर, कोई लड़की कोई कहानी लिखना चाहती है, शुरू करना चाहती है, या सपने देख रहे कोई ऊंची उड़ान भरना चाहती है, क्या वो घर पर कह सकते हैं कि आज मैं कहानी लिखने वाली हूँ, आज मैं कोई काम नहीं करूंगी? हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, उनको होमवर्क कराएंगे, वापस लाएंगे, सास खाना बनाएंगी, शाम को मैं मित्रों को बुला के कहानी सुनाऊंगी, क्या हो सकता है? नहीं कर सकती, वो बंधी हुई है। वो उसे अपने घर के अंदर भी इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी कि वो एक दिन अपनी मर्जी का गुजार सके। एक घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, घर के बाहर की आज़ादी। क्या कोई लड़की कहे कि आज मैं जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, चश्मा लगा के मोटरसाइकिल पे घूमते हुए सारे शहर के चक्कर लगाऊंगी, अपने दिन अपनी मर्जी से गुजारूंगी, कॉफी पीऊंगी, अकेली पिक्चर देखूंगी? नहीं अलाउ करते। तो ये जो अंजलि जो कुछ करती है, ये उस दबाव का उछाह है, वो बाहर निकलती है, एकदम विस्फोट है उसका, जो उसने दबाव झेले हैं सास से या जेठानी से या पति से, जिस वातावरण में रह रही है। 17 साल की उम्र में शादी हो गई और हर तरीके से उसे लतियाया जाता, धकेया जाता है। तो जो विद्रोह नितिन ने उसके भीतर पैदा किया, तो वो उछाल की जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा उछलेंगी ना चीजें। गेंद को जितना जोर से पटकेंगे उतनी उछलेगी वो। तो जो कुछ भी कर रही है वो एक विद्रोह किस्म का अपने माहौल के प्रति या अपने जो उसने सीखा है उसके खिलाफ कर रही है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको अस्वाभाविक लग सकती है, मुझे भी लगी हैं, लेकिन अब कहानी तो कहानी है। जैसे मुझे लगा कि जैसे विकसित की जानी चाहिए की मैंने। अब कहीं भी अश्लील नहीं है कहानी, कोई भी शब्द, ठीक है आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अश्लील नहीं है कोई भी दृश्य, कहीं पर भी मैंने मर्यादा नहीं लागी है। कहीं पर भी नायिका के चरित्र को जितना वाइब्रेंट दिखाने की मैंने कोशिश की है, पुरुष पात्र उसकी तुलना में कमजोर है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहानी तो नायिका की है ना। एक ऐसे दबे हुए माहौल से निकल के बड़े माहौल में आना, तो कुछ असंगतियां भी होंगी, विसंगतियां भी होंगी और कुछ अस्वाभाविक चीजें भी होंगी, होता है। अब सारी चीजें तो मानक नहीं हो सकती ना, लेखन में तो बिल्कुल नहीं होती हैं। लेखन में आप छूट लेते हैं, लेखन में चरित्र जब गढ़ते हैं तो दाएं बाएं। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि मैं मीटर लेके बैठूं कि दर्जी की तरह की कौन सी चीज कितने इंच रखनी है, कंधा कितना, सीना कितना, बाहें कितनी, कॉलर कितने, ऐसा नहीं हो। कहानी में ऐसा नहीं हो पाता है, हो ही नहीं सकता। पात्र रचे जाते हैं और स्वाभाविक रूप से वो अपने कई बार तो पात्र हाथ में नहीं लगाने, हमारे हाथ में नहीं आते, पात्र आगे बढ़ जाते। कृष्ण जी भी जानते होंगे, पढ़ाते होंगे, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे कहानियां। आप भी खुद अजय जी महसूस करते होंगे जब पात्र लिखने जाते हैं तो
वो हमारे हाथ से बाहर चला जाता है। ठीक है, आप कर ले जो कुछ करना है, हम तो ऐसे ही, पात्र तो ऐसे ही बनेगा। तो इस कहानी को रचते समय मेरे सामने बहुत सारे संकट थे कि लोग मुझसे नाराज होंगे, महिलाएं भी नाराज होंगी, पुरुष भी, पाठक नाराज होंगे, हुए भी सही, और ये तो अच्छी बात है कि नाराज हुए। मेरी कहानी है उर्फ चंद्रकला, 1992 में छपी थी, जो उस समय की अश्लीलतम कहानी माना गया था। उस कहानी को वर्तमान साहित्य में छपी थी। चाहे तो मैं ईमेल कर दूंगा आपको। उस कहानी को जब छपी तो हंगामा मच गया, लोगों ने अपना चंदा वापस मांग दिया पत्रिका से कि हमें ऐसी कहानी घर में नहीं चाहिए, हम परिवार में नहीं पढ़ सकते। साल भर उस पर पत्र छपते रहे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मुझे मुकदमा चलाए, मुझे जेल भेजे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो लेखक जब काम करता है, लिखता है, तो सारी चीजें उसके हाथ में नहीं होती कि वो नहीं चरित्र चित्रण मुझे ऐसा करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, नहीं हो सकता। पात्र हाथ से बाहर चले जाते तो अपने आजाद हो जाते हैं। तो जब आजाद पात्र पाठकों तक पहुंचते हैं तो फिर डिस्टर्ब तो करते हैं कुछ हद तक पाठक को भी, और पाठक नाराज भी होते हैं। दोनों बातें होती हैं उसमें, अच्छे भी लगते हैं, नाराज भी होते हैं। अब मुझे कुल मिलाकर आप जितनी बातें मैंने सुनी, कहीं न कहीं कहानी आपको अच्छी भी लगी और कहीं न कहीं नाराजगी भी आपकी कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा होता तो कुछ, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, लेखन में तो ऐसा होता ही नहीं ना, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा। एक बार गोविंद मिश्र जी कहानी सुना रहे थे गोष्ठी में, तो मैंने कहा कहानी का अंत ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो उन्होंने कहा कहानी तुम्हारी होती, मेरी थोड़ी होती, है ना। कहानी का अंत जो तुम सुझा रहे हो तुम्हारी कहानी होती, बिल्कुल सही। जो मुझे लिखनी थी मैंने लिखी है, कहानी मेरी कहानी है वो। जी तो जी जी। ये सवाल हमेशा उठाया जाता है कि एक बात और, जब मैंने कहानी लिखी तो मेरे सामने कोई विमर्श नहीं था, मैं किसी सिद्धांत को लेकर कहानी नहीं लिख रहा था। स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श, आलोचक विमर्श, मेरे सामने कुछ भी नहीं था। मेरे सामने दो पात्र थे, एक नायक है, उसकी जिंदगी में एक नायिका आती है, और नायिका अपनी 3 दिन अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है, उस श्रृंखल तरीके से कह सकते हैं आप, अपनी मर्जी से। जो उसने दबाव झेले हैं घर पर, उससे थोड़ी मुक्ति चाहती है। वो कहती कि अगर मैं गोवा में जाती तब मैं यही करती, कलंगुट बीच पे जाती, वहां नहीं गए तो यहाँ हूँ, यहाँ वहां तुम ना होते, यहाँ समंदर है और तुम दोनों हैं, तो मैं अपने तरीके से जी रही हूँ। तो एक मुक्ति का एहसास भी है उस कहानी के साथ, एक जीवन की जीने की इच्छा भी है कि जो उसने नहीं जी पाई, अपने छोटे शहर में इच्छाएं नहीं पूरी कर पाते, यहाँ वो रह रही है, पी रही है। उसने बताया कैसे पीना शुरू किया, पति के कैबिनेट से उसने पीना शुरू किया, कैसे पीना शुरू किया वही बता दिया कि वो बूढ़ा आदमी उसके, जिसने से जो हरकत की थी वो उसे छुड़ाना चाह रही थी। होता है ना, आप मैडम खुद समझती हैं इस बात को, जब आप किसी से घृणा करती हैं तो लगता है ना कि बार बार नहाया जाए, कुछ किया जाए, किसी का हाथ भी लग जाए तो तकलीफ होती है। तो सारी चीजें उसके दबाव थे जिनसे वो मुक्ति चाहती थी। तो इस कहानी में मैंने कुछ छूट भी ली है, कुछ बदतमीजी तो नहीं कि छूट तो जरूर ली है, लेकिन कुछ उच्छृंखलता नहीं है उसमें। सारी चीजें, भाषा को भी संयत रखा है मैंने, और पात्र उभर कर आए हैं, दोनों पात्र उभर कर आए हैं। अब जो पात्र नहीं आए, माँ नहीं आई या सास नहीं आई या जेठानी नहीं आई, उनकी कहानी तो है ही नहीं ना वो, उनकी कहानी तो मुझे दूसरा भाग लिखना पड़ेगा, कहानी के पीछे की कहानी। तो मुझे ये बातें कुछ, मुझे लगा कि मैं अपनी बात कहूँ, और कहानी गतिशील होती है। हम समाज से जैसे मैंने कहा कि सोना लेकर गहने बना के लौटा देते हैं, खोटे भी हो सकते हैं, खोट ज्यादा हो गई हो, मिलावट ज्यादा कर दी हो मैंने, ये भी तो हो सकता है ना, बहुत ज्यादा खोट मिला दी जा रही थी सर जी। मैंने बहुत ज्यादा खोट मिला दी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन लेखक ईमानदारी से काम करता है, लेखक अपने शब्दों के साथ बेईमान नहीं हो सकता। ये अब ऐसा करें सूरज प्रकाश जी, यदि अब आपकी और भी बातें सुनने के बाद
किसी और तरह की भी जिज्ञासा मन में हो हमारे पैनलिस्ट में, हाँ बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं कंचन जी से आग्रह करता हूं कि यदि अभी भी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे कथाकार महोदय से रखें, के सामने रखें। क्षमा करें सर, जी। मुझे जहां तक लगता है, अगर आपने मुझे भी थोड़े ध्यान से सुना है, कर दो नीचे कर दो, अगर आपने मुझे भी थोड़े ध्यान से सुना है, सुना तो मैंने अपनी कुछ असहमतियों के साथ मैंने कुछ बड़ी बातें भी मूल्यांकित की आपकी कहानी में। मैं एक ही बात कहूंगी, अब रचनाकार से रूबरू हो रही हूं कि विमर्शों के आधार पर रचना का जन्म नहीं होता और ना ही लेखक लिख सकता है। ये एकदम सत्य बात है। अनुभवों पर लिखा जाता है, विमर्श उन लेखन के बीच से जन्म लेता है। और इस कहानी के प्रसंग में जो मैंने एक बात सकारात्मक कही, जिसपे शायद ध्यान कम गया, वह यह कि लेखक ने एक टैबू को तोड़ा है। वो तोड़ा है, कृष्ण जी ने भी बात की कि हम एक औरत और एक मर्द, उम्र चाहे जो भी हो, उनका पति तो, अंजलि जी का पति 14 वर्ष ही बड़ा था। मेरे अपने जीवन का अनुभव है, बाकी लोग भी समझते होंगे कि उम्र में अगर 25-30 साल बड़ा भी कोई मर्द आपके साथ बैठा हो और आप एक रेस्तरां में चाय ही क्यों ना पी रहे हो, कॉफी ही क्यों ना पी रहे हो, तो नजर वक्र ही जाएगी। इस टैबूज को आपने तोड़ने की कोशिश की है, कि नहीं किया ही है। लेकिन जो मैं लेखक की बात से सहमत हूं कि कलम से पात्र निकल पड़ते हैं तो फिर लेखक के हाथ में बहुत दूर तक नहीं रहते। उन पात्रों के व्यक्तित्व की अपनी मांग भी होती है। मेरी असहमति सिर्फ एक जगह पे है कि पिछले एक दशक में स्त्री विमर्श का जो एक मुद्दा चला, मैं स्वयं भी पहचानी जाती हूँ स्त्री विमर्श की लेखिका के रूप में, लेकिन मैंने पिछले एक दशक से मंचों पर जाना इस विषय को लेकर एकदम बिल्कुल बंद कर दिया है। कारण ये स्त्री विमर्श को नग्नता का पर्याय बना दिया हम लेखिकाओं ने, हम लोगों ने बनाया। बेडरूम की मुक्ति बनाया, एक से अधिक प्रेम पति हैं फिर भी 10 प्रेमी के साथ स्त्रियां घूम रही है, वो वाजिब है। तो फिर इसके काउंटर पार्ट में अगर पुरुष यही चीज करता है कि पत्नी घर में है, उसकी 10 प्रेमिकाएं बाहर है, तो वो गलत कैसे हुआ? जब किसी चीज को हम गलत साबित करना चाहते हैं तो उसके पैरेलल हमें अपना मूल्य खड़ा करना होता है। मेरा ऑब्जेक्शन और सहमति दोनों इस कहानी में बस इतनी ही बात पे है कि शायद लेखक इस चीज को बचा सकते थे। वो जो न्यूडनेस के 3 सीन हैं, उसको शायद लेखक बचा सकता था, और फिर जब अंजलि सामने आती तो उसका वो संघर्ष जिसने अंजलि को ये अंजलि बनाया, इतना बेबाक बनाया, इतना विश्वसनीय चरित्र बनाया कि वो हर व्यक्ति पे विश्वास कर सकती है। देखिए, स्त्री अगर किसी मर्द पे विश्वास कर रही है जिसको उसने कभी देखा नहीं है, तो ये स्त्री के दिगर की बात है, और अगर वो मर्द निभा ले जाता है तो इसलिए मैंने कहा वो मर्द महान है, क्योंकि ऐसा मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, थोड़ा सा असहमत भी हूँ। सर ऐसा है कि एक तो यह बात रहे कि फिर वही बात आएगी कि कहानीकार की यह कहानी है, नहीं तो फिर कंचन शर्मा की कहानी हो जाती है। मैं इनकी बात के जवाब देना चाहूंगा। जो समंदर वाला मामला है, रात के अंधेरे में न्यूडनेस वाला, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मैंने उसमें पढ़ा था कि प्रकृति से आप कैसे सीधे साक्षात्कार करते हैं। ये एनसीसी की परेड में एक अध्याय होता है, जब आधी रात की बच्चियों को जगाकर या युवकों को जगाकर सीधे बोलते कि समंदर में जाइए, समंदर से अक्सर वो कीजिए, साक्षात्कार कीजिए, अपने आप को सौंपिए समंदर को, हवा को। मैंने वहां से लिया था। इसमें कोई अश्लील नहीं था, इसलिए लिखता भी नहीं है। ठीक है, आपको बस कार वाला दृश्य लग सकता है, लेकिन अश्लील वो भी नहीं है, किसने देखा नहीं। अश्लील नहीं है,
लेकिन ये लेकिन तो बहुत बोलने है। से पर्याय भी नहीं होना चाहिए। वाकई में आपने स्थितियों को संभाला है सर, और मैं अश्लील नहीं कहूंगी, आपने जो भी चित्रित किया है उसको मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैं संभाला है। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जी मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है, संभाला। कहीं पर भी अश्लील नहीं है कहानी में जी, शब्दों भी। से कहीं नहीं है, लेकिन घटनाएं और दृश्य जो चित्रित किए हैं वहाँ वो लेकिन कहीं कहीं करते हैं। लेकिन के बाद तो फिर दुनिया अनंत होती है ना। जी लेकिन अगर हम कह देते हैं ना, जब लेकिन में असहमति आ जाती है, उसके बाद तो अलग ही दुनिया होती है। लॉजिकली और विश्वसनीयता के साथ वो चीजें नहीं आ पा रही हैं। मैं मतलब तो कहूँ ऐसा है। बहुमानियत है, मैं भी फैलाव है, बस- भावुकता है, मैं भी बहुत इतना कुछ ही होगी। एडमिट सघनता करना नहीं चाहती है हूँ। सर। मैं भी इतना ही एडमिट करना चाहती हूँ वंदना जी कि विश्वसनीय नहीं बन पा रहा, क्योंकि अभी सर ने कहा भी कि हम यहाँ 3-4 महिलाएं हैं और आप सब शायद मुझसे रूबरू होंगी ही, पहचानती होंगी, तब तो उस कैटेगरी में मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक सिंगल महिला हूँ और काफी बोल्ड समझी जाती हूँ। बट ये जो दृश्य बोल्डनेस है, बनी चाहे रहे। चांदनी रात में होना, चाहे ब्रा उतारना, चाहे ये होना, ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता में उतनी बांध नहीं पाता। बस ये मैं एडमिट करना चाहती नहीं, मैं मैं अपनी मान लाइफ लेता को हूँ। बताऊं तो मेरी भी शादी 17 साल में हो गई थी और 19 साल में बच्चे हो गए थे, और मेरे हस्बैंड बाहर रहे, हमेशा मैं अकेली रही, तो ऐसी स्थितियां कभी नहीं बनी है। मतलब हाँ, मित्रगत संबंध अगर आप कहें तो एक अच्छे संबंधों में विश्वास करती हूँ जो आपने कहानी में डाले। बहुत मतलब हद तक वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी अगर उस दृष्टिकोण से देखें। जी, और स्त्री कभी नहीं ऐसा सोच सकती। जी, ऐसा है कि अब सपाट बयानी का यह अवसर आप लोगों के हाथ में है, और आप आपस में अब जिसे जो भी बात कहनी है आपस में करें। मैं मौन हो रहा हूँ। हमारे लेकिन कृष्ण जी भी हैं, अजय जी मैं एक वाक्य कहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ और हैरान भी हूँ कि 5 साल पहले छपी कहानी पर 2 घंटे की बातचीत हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। मैं बड़े फक्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी कहानी रच दी, अच्छी बुरी जैसी भी है, लेकिन 2 घंटे की बहस होना एक कहानी पर बहुत बड़ी बात है ये, और ये सम्मान भी है मेरे लिए। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है सर, एक आश्चर्य की बात है कि आपने एक जगह लिखा है कि यह कैसे संभव हुआ, जब पूछती है अंजलि कंट्रोल करना, तो नायक कहता है तुम्हारी कुछ शर्तें, कुछ मेरी वैल्यूज, कुछ मेरे डर और कुछ तुम्हारे वैल्यूज। ध्यान देने की बात है कि चारों आगे ना इसमें बात है। नायिका की शर्त है लेकिन पुरुष डरा हुआ है। तो यदि दबा हुआ शोषिता पतिता अंजलि इस तरह से खुल सकती है, तो भविष्य नायक का, समीर का कैसा होगा जो अभी डरा हुआ है। जिस दिन वो डर से बाहर निकलेगा क्या करेगा। कहानी उसकी है ही नहीं ना, कहानी तो नायिका की है। पर बात चल रही है अजय जी, कहानी तो उसकी है ही नहीं ना, कहानी तो अंजलि की है जी। नहीं, आगे यदि आप कहानी लिखें समीर पर, तो क्या आपकी संभावना दिख रही है। मुझे सोचना पड़ेगा कि समीर की कहानी में आप उतने पुरुष मित्र बुलवाएंगे और अच्छा, अब हमारे साथ वो कहेंगे फिर। हाँ बोलिए। डॉक्टर कृष्ण गोविंद जी मिश्र हैं गोविंद की कहानी और अजय जी 1 मिनट प्रियंका में श्रीवास्तव जी भी है। यदि अपनी कोई जिज्ञासा हो तो प्रियंका भी रखें। जी सर मेरा आपसे एक प्रश्न है सर। बोलिए ना, बोलिए। इस कहानी में मैं देखती हूँ कि पुरुष जब बहकना चाहता है तो स्त्री उसे कह देती है कि मर्द हो तो बहकने की बात ही करोगे। और जब वो बहकने से बचना चाहता है, इसीलिए उसे समुद्र में नग्न होकर उतरने से रोकता है, तो उस समय वो कह देती है पुरुष हो सहन कैसे करोगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुरुष अगर एक स्त्री को रोकता है तो उसे रूढ़िवादी कहीं ना कहीं नाम दे दिया जाता है, और वहीं अगर उसकी स्त्री की मर्जी के अलावा अपनी मर्जी से एक कदम भी आगे बढ़ता है तो उसे मतलब जैसे चरित्रहीन कह दिया जाए। अभी एक गाना भी निकला, बिन पेंदी का लोटा, तो इस पर आपकी क्या राय है सर। मैं ये जानना चाहूंगी, पुरुष करे तो क्या करे। बड़ा कठिन सवाल है और बड़ा कठिन उत्तर होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर इसका बचाना चाहूंगा। दरअसल ऐसा नहीं है, 2 संवाद रिपीट हो गए हैं दोनों स्थितियों में, है ना,
कि कमजोर होते थे, पुरुषों ने यही सोचोगे, कमजोर वाले में भी और स्नान वाले में भी, दोनों बार यही वाक्य आया है। और मुझे लगता है कि इस वाक्य से बचा जा सकता था, तो उसके चरित्र शायद इतना कमजोर ना पड़ता पुरुष का। यही बात है, इतना डरपोक ना, अब बार बार कहा जाता है डरपोक है, कमजोर है। तो इस दोनों वाक्यों को अगर ना होते ये वाक्य, तो अलग इमेज बनती। मैं सहमत हूँ आपसे, सहमत हूँ तो मैं सर बिल्कुल। एक और प्रश्न है सर, एक और बोलिए। प्रश्न है। यहाँ जो एक देह के आतंक को दिखाया गया है कि स्त्री पुरुष के आतंक नहीं है, आपस कहीं कहीं आतंक नहीं है ना, नहीं। आतंक नहीं है। बोलिए बोलिए। मुझे सर आतंक इसीलिए महसूस होता है सर, क्योंकि यहाँ स्वाभाविक तौर पे अगर देखा जाए तो दोनों मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि बार संबंध नहीं बार बनाना। बार बार ये कहलवाया जा रहा कि आतंकित है या सहज संबंध नहीं है या डरावने है, ऐसे कुछ भी नहीं है। जो कहानी जिस गति से आगे बढ़ रही है, पहला दिन दूसरा दिन, पहले दिन वो कमजोर पड़ता है, दूसरे दिन वो कमजोर पड़ते है, और जो पहले भी कहा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी अस्वाभाविक तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। तीसरे दिन की कहानी कुछ और ही सामने आती है। वो नर्स की तरह सेवा भी करती है, ख्याल भी रखती है, सीट में बेल्ट भी लगाती है, उसे सब कुछ करती, ख्याल भी रखती है। तो जो अलग अलग रूप वाले मामला है, तो मैं उसका एक गरिमा ही दिखाई है ना मैंने अंजलि की उसमें। नहीं बिल्कुल सही है सर, लेकिन ये कहानी समीर की कहानी नहीं है, ये कहानी अंजलि की कहानी है, और मेरा सारे 100 में से 100 नंबर अंजलि के लिए है सर। लेकिन मैं फिर भी सर आतंक इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर स्वाभाविक रहता तो इच्छा ही नहीं जगती, तो 10 दिन भी साथ रहते तो कोई खतरा नहीं है। तो लेकिन यहाँ क्या है, तो इच्छा जग रही है। कैसे स्वाभाविक होता है, कौन से वाक्य डालता है कि स्वाभाविक हो जाता है। चलो वो क्या कहते हैं, चलो ताश खेलते हैं, इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे, रामायण की चौपाइयां पढ़ेंगे, बात ही नहीं करेंगे सेक्स की, तो वो स्वाभाविक होता क्या, वो अस्वाभाविक ज्यादा होता उस समय। अगर उस विषय को टालते, उन्हें टाला नहीं, बातचीत की है सहज। अब जैसे वो कहते कि जब वो देख रही थी, लैपटॉप देख रही थी, मैं सहज हो गया, उठ के पानी पीने चला गया, है ना। वो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं चाहता था कि पहली बार मिले हैं और पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। ये भी बहुत बड़ा डर होता है। हम संबंध खोना नहीं चाहते, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हम जो संबंध हम अर्जित करते हैं, खोना नहीं चाहते। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अपने व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि मैं बदनाम हूँ कि फेसबुक पे मेरी बहुत सारी महिला मित्र हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी महिला मित्र को फोन नहीं करता, नियम है मेरा। क्यों? मुझे मालूम है घर के कोई काम कर रही होगी, फोन जनरल रखा होगा, मेज पर रखा होगा, पूछेगा अरे भाई कौन है सूरज प्रकाश, क्यों फोन कर रहा है। नहीं, मैं उसे असहज नहीं होने देना चाहता, उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता। मेरा नियम है, कभी भी फोन नहीं करता मैं। कोई संदेश देना हो तो मैं दे दूंगा कि जरूरी बात करनी है, बात की जाए। लेकिन मैं पूरा मान रखता हूँ महिला मित्रों का, कभी भी उनको संकट में नहीं डालता। तो यहाँ पर भी मेरा पूरा ध्यान अंजलि के जो दबाव झेले हैं, जो सब मुक्ति की चाह है, जैसे मैंने कहा घर के अंदर की आजादी, घर के बाहर की आजादी, वो जीना चाहती है कुछ दिनों को अपने लिए। उसमें देह वाला मामला बार बार डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा है, लेकिन उसके बिना तो संबंध जिए गए ना, जिए जा सकते हैं। अब अगर मुझे सुनिए, अगर मुझे वही सब कुछ दिखाना होता तो मैं कहानी न लिखता। कहानी लिखी जा रही है उसकी। डॉक्टर कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए। कहना ये चाह रहा हूँ, ये कहानी का संकट नहीं है, ये दृश्य जो है या नग्नता हम जो देख रहे हैं, ये जो है कहानी के संकट नहीं है, ये हमारे अपने मानस के संकट हैं कि हम वही उंगली रखना चाहते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं, ये ऐसे हैं। मूल संकट ये है कि हम जिस तरह से हमारा जो परिवेश रहा है उसमें ये चीजें जो है हमें लगती हैं। मूल सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। दूसरा ये जो बार बार कहा जा रहा है कि स्त्री
को वो छूट मिल रही है, पुरुष वैसी ही छूट ले लेता है। भाई बार बार ध्यान रखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, स्त्री शरीर में गर्भाशय है, पुरुष शरीर में गर्भाशय नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है। और तमाम मामलों में हम सब जानते हैं कि स्त्री की सहमति या स्त्री की सक्रियता अनिवार्य है, अन्यथा जो है ढेर सारे संकट है। इसलिए लगातार जो है यह अनिवार्य है कि स्त्री पक्ष को पहले वो इन सारे संदर्भों में स्त्री को थोड़ी अधिक तवज्जो दी जाए, ये एकदम अनिवार्य सा है। दूसरी बात ये कि जो सूरज प्रकाश जी ने अभी कहा कि मैं किसी को फोन नहीं करता, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात है, और शायद इसीलिए अंजलि समीर के पास आ सकी, क्योंकि वो कहती है कि मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट में अकेले तुम ही रहे जिसने कभी भी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की, वरना इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जिनका बस चले तो फेसबुक पर ही पहले अपने और फिर सामने वाले के कपड़े उतारने में 1 मिनट की देरी न करें। तो ये विश्वास ये आप अर्जित कर सके, इस तरह के पुरुष जो है मिल पाना, इस तरह का विश्वास स्त्री अर्जित कर सके, ये बड़ी बात है। लेकिन प्रश्न सूरज प्रकाश जी से मेरा एक दूसरा है, वो ये है, ये आप कह रहे हैं, हम जैसे लोग ये मानते हैं कि फेसबुक भी जो है बेहतर माध्यम हो सकता है संवाद का और जो है वैचारिकी को अभिव्यक्त करने का, और तमाम लोग जो है कर भी रहे हैं। लेकिन आप एक पात्र के माध्यम से जो बात कहलवाते हैं, वो क्या लेखक का ही वक्तव्य है, ये समीर के माध्यम से ही, कि फेसबुक चैट की एक सीमा होती है। समीर ये बोलती है, वो अंजलि, वहां आप थोड़ी देर के लिए मन बहलाव के लिए, रोजाना की तकलीफों से निजात पाने के लिए या रूटीन से बदलाव के लिए आते हैं। जीवन के गूढ़ रहस्यों की बात करेंगे तो आप इतने शानदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अकेले रह जाएंगे। मेरा ये मानना है, सूरज प्रकाश जी मेरा प्रश्न अभी सुनिए आप, कि मूल संदर्भ ये कि ठीक है तमाम लोग हाय हेलो फोटो देखने या नाइस क्लिक या तमाम बातें करने आते होंगे, लेकिन इसी समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े होते हैं। वे जो भले जो है उनको लाइक कम मिलते हों, भले उन पर कमेंट कम आते हों, लेकिन क्या वो जो है इस शानदार प्लेटफॉर्म का उनको इस तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए, या वे अकेले ही रह जाएंगे? ये क्या नियति है कि अकेले रह जाएंगे? बल्कि मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अगर वो करें तो जो है और बेहतर वैचारिकी तैयार हो सकती है, और बेहतर जो है सांस्कृतिक दृष्टि तैयार हो सकती है, एक बेहतर समाज की निर्मितियां भी हो सकती हैं। यह नाइस क्लिक और जो है और तमाम इस तरह की बातें करने वाले लोगों की अपेक्षा। इस पर आपकी क्या राय? क्या फेसबुक का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता? मैं सहमत हूं, लेकिन फेसबुक का इस्तेमाल क्या हो रहा है? मेरी टांग सुनिए, मैं बात मैं चार सवाल पूछूंगा। फेसबुक का इस्तेमाल क्या हो रहा है? मेरी टांग टूट गई है, टूट हुई टांग की फोटो। ये व्यक्ति सापेक्ष है, मेरी बात सुनिए। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो फेसबुक पे नहीं करना चाहिए वो फेसबुक पे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले पिता की मृत्यु हो गई, पिता की फोटो दिखा रहे हैं, है ना? नहीं वही कह रहे हैं कि संवेदना, जहां संवेदना जुटाना चाहते हैं वहां पर वितृष्णा पैदा कर रहे हैं आप, यह ना, वहां सहानुभूति मुझे नहीं होगी। अब मैं छोटे से प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि किसी की मृत्यु हो गई, दुखदायी घटना है ना, किसी की मृत्यु हो गई, नाम ना लें, किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके लिए 200 व्यक्तियों ने फोटो लगाकर अपने साथ की संबंध दिखाए। क्या आपके साथ संभव है 200 व्यक्तियों के नीचे नमन लिखें, दुखद लिखें? नहीं, औचित्य भी नहीं, औचित्य भी नहीं है। तो हमारा सारा ध्यान बट रहा है वैचारिकी से। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं यही बात, मेरी भी चिंता है, मेरी भी चिंता, आपकी मेरी चिंता एक ही है कि जिन मुद्दों पर हम बहस कर सकते थे वहां हम साइड ट्रैक कर देते हैं, और दूसरी चीजों में हमारे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, वो यहाँ लागू हो रहा है। हमें बेकार के टंटेबाजी में बहुत सारा ध्यान, समय, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है फेसबुक का, चिंतन का, वैचारिकी का,
आदान प्रदान का, मूल मुद्दों पर बात करने का, वहां हम वो ना करके या तो अंधभक्त हो जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल। वो भी बहुत बड़ी समस्या फेसबुक की हो गई है ना। वही तो, जब जो है अच्छे लोग सक्रिय नहीं होंगे, जब अच्छे लोग फेसबुक को बेकार मानते रहेंगे, जब अच्छे लोग को है हम आप कल मित्र बनते हैं, आज ही मित्र बनते हैं, बात करेंगे खूब, है ना। दरअसल बहुत जरूरी है कि हम अच्छे लोगों को तलाश करें, अच्छे लोगों से बातचीत करें। होता क्या है कि हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है टीआरपी में। मेरी कविता लाइक करो, मेरी कविता करो, इनबॉक्स में भी डाल दी, व्हाट्सएप पे भी डाल दी, यहाँ भी डाल दी, वहां भी डाल दी, कितनी जगह मेरे पीछे पड़ोगे भैया। मेरे पास समय, मैं अपने समय के मालिक हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। फेसबुक में इसलिए आया कि अपने जैसे सोचने वालों से संवाद कर सकूं, नहीं हो पाता है, समय बर्बाद होता है वहां पर बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि अच्छे लोग मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, जो हमारे पसंद की चीजें उन्हें ध्यान में मिल जाते उपेक्षा की जाए, वो बाकी उपेक्षा की जाए। बहुत पॉजिटिव पक्ष भी हैं सर इसके, ऐसा नहीं है। बहुत पॉजिटिव है, खाली समय जी। समय और मैं बर्बाद होता है। तो शायद फेसबुक के माध्यम से ही लेखिका बनी, मेरी चीजें गई और बहुत अच्छे लेखक मिले, हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और मुझे उस पाठक माध्यम भी से मिले, मैं आगे बढ़ी। पाठक मिले, अनुवादक मिले, किताबों के खरीदार जी मिले, सब जी मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे लोग मिलते जी हैं। जी। मैं मैं बता सर दूं, एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। बोलिए ना। मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे पास हाथ में अधिक से अधिक 7 से 8 मिनट है, यह सेशन भी समाप्त होने वाला है, तो जिसमें आपको धन्यवाद भी देना है। जी हाँ, कुछ सवाल, आखिरी सवाल पूछ रही मैडम कुछ? हाँ वंदना हाँ, जी। मैं ये कह रही थी कि सर एक अच्छी रचना करने में लेखक की पूरी जिंदगी लग जाती है और बहकाने वाली बहुत सारी स्थितियां होती हैं, जैसे कि आप कह रहे हो। तो आज का लेखक शायद बहक जाता है, वो अच्छे लेखन की ओर ध्यान नहीं देता है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये तो लेखक की अपनी सीमाएं, क्षमताएं हैं कि कितना बहकने के लिए तैयार है वो। अच्छा लेखन लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा लेखन नहीं लिखा जा रहा है। अच्छा लेखन लिखा जाएगा, अच्छी किताबें लिखी जाती हैं, अच्छे पाठक भी मिलते हैं, अच्छे पाठक अच्छी किताबों को ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन ताजी रचना तो रोज नहीं लिखी जाती ना। अगर रोज, मैं बात पूरी कर लूं कि रोज अगर कविता फेसबुक पे डाली जाए, क्या संभव है कि आप रोज एक कविता लिख सके, एक व्यंग्य लिख सके? नहीं होता है। मुझे कहानी लिखने में 2-2 साल लगते हैं, एक कहानी लिखने में। तो धैर्य होना चाहिए ना अपने भीतर लिखने के लिए, न कि टीआरपी के लिए रोज एक कविता, सुबह सुबह कविता लिख दी जाए और उसमें मात्रा की गलतियां भी ना देखी जाए और पूछा जाए कि कविता कैसी है, तो वो तो जाती हो जाती है और ना। उसमें सबसे ज्यादा लाइक भी मिलते हैं जिसमें मात्रा की गलतियां होती है। ये भी आप देखिएगा अच्छे लेखन को जो मैं वही गिनता हूँ कि मात्रा की गलतियां कितनी है इस बार। मैं वही विष्णु प्रभाकर जी ने एक बात कही थी कि क्या लिखना है, इससे ज्यादा जानना जरूरी है क्या नहीं लिखना है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी तो बेहतर लिखा जाएगा। मैं अपने अनुभव और अपनी परेशानी और साथ ही इस कहानी में जो उपलब्धि छिपी हुई है, इस ओर छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जरूर जरूर। साधारणतः आलोचना, समीक्षा या शोध करते समय यह देखा जाता है कि रचनाकार ने यह लिखा या नहीं लिखना चाहिए या लिखना चाहिए, इस पर बात रह जाती है। लेकिन यदि कथ्य के स्वरूप पर हम बात करें तो आखिर कथ्य का सत्य क्या होता है? यदि जो घट रहा है उसी को हम लिखते रहें तब वहां साहित्य की सृजनात्मकता नहीं बल्कि पत्रकारिता आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम किसी घटना में संभावनाओं को देखने लग जाते हैं, जिसको लेकर अभी अभी सूरज प्रकाश जी ने कहा कि कलम से बाहर चली जाती है नायिका, तो जो बाहर जाती है कहीं ना कहीं उस पात्र की उस दिशा में जन्म लेने वाली संभावनाएं होती हैं। तो कहा जाता है कि कथ्य क्या है?
तो तथ्य में संभावित सत्य का प्रवेश ही कथ्य बनता है। अब इस लिहाज से यदि देखा जाए तो आने वाले जो समय है, फेसबुक में जिस तरह से संबंध बनाने की जरूरत महसूस हो रही है, कौन नहीं चाहता कि मन लायक बात करने वाला कोई मिल जाए। फेसबुक में अक्सर हमने यह पढ़ा है कि कोई जोर लगाकर यह कहने वाला मिल जाए, ऐसा कोई दिखे जिसे हम अपना कह सकें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सोशल प्लेटफॉर्म ने हमें यदि मौका दिया है जुड़ने, जोड़ने और जुड़े रहने का, तो चयन करने का, चुनने का, ऐसे संबंध को हम कैसे जिएं, अब उसकी स्वाभाविकता में या संभाव्यता में। तो जाहिर सी बात है कि आज हमारा समय, समाज यदि यह सोचता है कि नदी समुद्र के किनारे अंजलि का उस रूप में जाना अनैतिक है या अश्लील है, तो मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि अश्लीलता जब हम कहते हैं सोच में, आचरण में, स्वभाव में है, तो अंजलि कहीं से भी कामुकता की इच्छा नहीं पाल रही होती है, अन्यथा नितिन के साथ भी वह आगे बढ़ सकती थी। और एक जो बात मुझे भी कहानी पढ़ते समय बहुत परेशान कम कर गई, बल्कि उत्सुक बना गई कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। अब एक्चुअलाइजेशन यानी एक्चुअली जो है, अब हम जो एक्चुअली महसूस करते हैं हम उसको सामने जिए, यह संभव नहीं हो पाता है। हम तो कई पर्दे के पीछे जीवन जी रहे हैं। यह अलग बात है कि मैं फिर कहूंगा तो सूरज प्रकाश जी कहेंगे चूंकि यह कहानी अंजलि की है इसलिए हमने तवज्जो समीर को नहीं दिया, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक्चुअलाइजेशन की बात है कि हम अपने मन की, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छा, जरूरत के साथ जी नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आती है कि वस्त्र को उतारने में ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि प्रकृति से कांटेक्ट में आने में, चाहे वह अपने टेरेस पर हो अंजलि या समुद्र के किनारे हो। ऐसा क्या है कि वस्त्र को हटाना एक जरूरी महसूस हो गया। यदि यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तहत है कि हम बिना वस्त्र के भी सहज ढंग से प्रकृति से कनेक्ट हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ देह को उस रूप में नहीं लिया गया है जिस रूप में अन्य कहानियों में प्रेम कथाओं के जरिए या विवाहेतर संबंधों के जरिए नायिकाएं अपने शरीर को लेती हैं कि मेरी देह और मेरे फैसले, स्त्री मुक्ति के नाम पर जो है कि मैं चाहे जिसके साथ संबंध बनाऊं। यह जो अति है, कम से कम उस अति से सूरज प्रकाश जी ने जरूर अंजलि को बचाया, और अंजलि को बचाते हुए जो संदेश दिया कि हाँ, शरीर से इतर भी कुछ संबंध हो सकते हैं। अब कैसे यह संभव हो पाएगा, इस पर हम शायद हजारों वर्ष से मंथन कर रहे हैं। उस मंथन की दिशा में विमर्श का जो प्रचलित शक्ल है, प्रचलित चेहरा है, उस चेहरे को एक आकार देने की कोशिश सूरज प्रकाश जी ने की है। यह अलग बात है कि वह अंजलि के माध्यम से। इसलिए मेरी एक जरूरत भी है, जिज्ञासा भी है कि एक बार आप कहानी महेश दर्पण की पढ़ लें, पछाड़, जिस पर मैंने महेश दर्पण जी के साथ भी रिकॉर्ड किया है। उसमें भी पुरुष डरा सहमा ये रहता है। तो इस डरे सहमे मध्यवर्गीय पुरुष का भविष्य कैसा है, क्योंकि स्त्री विमर्श के समानांतर मैं नहीं चाहता कि पुरुष विमर्श खड़ा हो, लेकिन स्त्री विमर्श को यदि समग्रता देनी है तो अवश्य ही इस दिशा में हमें और इसकी बात करनी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सबसे पहले हमारे कथाकार सूरज प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को उन्होंने एक ऐसी कहानी दी जिसमें स्वाभाविकता और स्वाभाविकता के बीच संभाव्यता की ओर हम सोचने को प्रेरित हुए। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह भी अपनी इच्छा प्रकट करूंगा कि आपकी कहानियां बहुत सारी ऐसी हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म से ही संबंधों को जन्म दे रही हैं। उसको एक सीरीज के तहत मैं यहाँ विषय बनाना चाहूंगा और आपका सहयोग चाहिए।
हमारे इसी तरह से बिल्कुल, साथी बिल्कुल। जुड़ेंगे, क्योंकि आज सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक मित्र की तलाश में है, वह कहे या ना कहे, उसे चाहिए